Welcome to one short video of capacitors. My name is Aftab, and this video will be helpful in revising the concepts of capacitors before you guys actually start with the numericals. So let's start. So the first topic is what is capacitors. So एक ऐसी सिस्टम जहाँ पे दो चार्जेस पॉजिटिव जो कोई एक सॉलिड बॉडी के ऊपर होगा, दैट इज किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के ऊपर, so positive charge on any conductor and negative charge placed between the insulating medium forms a system of capacitor, forms a system of कैपेसिटर. ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी दो बॉडी है रैंडमली, दो रैंडम बॉडीज पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया जाए और यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप कर दिया जाए, तो ये जो और यहाँ पे बीच में जो मीडियम है, दिस मीडियम नीड्स टू बी इंसुलेटिंग. सो आपकी ये जो पूरी सिस्टम बन गई, इस पूरी सिस्टम को हम कैपेसिटर कहेंगे. और इसका मेन फंक्शन क्या है, इस सिस्टम को क्यों बनाया जाता है? तो दिस इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस एंड हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन इज लिटरली दिस सिंपल कि कैपेसिटर इज नथिंग बट टू charges positive and negative separated by an insulating medium is known as a capacitor system. अभी चार्जेस डेवलप कैसे करवाते हैं इन कंडक्टर्स के ऊपर, आइए वो समझते हैं. सो हाउ चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन अ कैपेसिटर. सो अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हम आगे पढ़ेंगे उनके एग्जांपल्स लूँगा. अगर दो कंडक्टर्स है, कोई भी रैंडम कंडक्टर्स भी ले जा सकते हैं, अगर उनको आप बायसिंग दैट इज बैटरी से कनेक्ट कर दो या एनी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो व्हाट हैपेंस, सीन फ्रॉम द फिगर, ये जो लेफ्ट वाली प्लेट है ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पे है और राइट वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है. सो बिकॉज दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टिंग पाथ और ये बीच वाला पार्ट इंसुलेटिंग है, क्या होगा, यहाँ से चार्जेस निकलेंगे, ओके, और वो डेवलप होंगे लेफ्ट वाली प्लेट पे. दैट इज पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे लेफ्ट वाली प्लेट पे, बिकॉज वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. एक्चुअली क्या हो रहा है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव प्लेट जो लेफ्ट वाली प्लेट है, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है हायर पोटेंशियल पे, सो द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट प्लेट विल रश टुवर्ड्स द positive side of the battery and therefore creating the deficiency of negative charges creates a positive charge here, and from here the electrons will rush outward from this terminal and will accumulate on the right plate, and thus the right plate gathers the negative charge. So जितना पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, उतने इलेक्ट्रॉन्स लोअर टर्मिनल दैट इज नेगेटिव टर्मिनल से निकल के लेफ्ट वाली प्लेट पर अक्यूमुलेट हो जाएंगे. तो इसका मतलब क्या है, दोनों पे चार्जेस जो है वो हमेशा कैसे रहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट. तो अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा. और बिकॉज ये बीच का मीडियम इंसुलेटिंग है, कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होता फ्रॉम राइट प्लेट टू लेफ्ट प्लेट और फ्रॉम लेफ्ट प्लेट टू राइट प्लेट. ओके, सो लिटरली ऊपर जो मैंने समझाया इसको कैपेसिटर कहते हैं, और इसके ऊपर चार्जेस हम कैसे डेवलप कर पाते हैं, तो इस तरीके से हम उसके ऊपर चार्जेस डेवलप कर पाते हैं. ठीक है, अब बिकॉज कैपेसिटर इज अ कंपोनेंट, कैपेसिटर एक कंपोनेंट है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो चार्जेस को स्टोर कर पाता है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस. ठीक है, इट इज सिंपली अ मेजरमेंट ऑफ how much charges system can store. Okay, हमें
बेसिकली, और हाँ, कैपेसिटेंस को जनरली डिफाइन करते हैं चार्ज डेवलप्ड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, दैट इज Q by V. Q is charge developed and V is potential difference applied. तो बेसिकली आप अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कम इनपुट से आप ज़्यादा आउटपुट अचीव कर पाते हो, दैट इज ज़्यादा चार्जेस डेवलप कर पाते हो, तो उस सिस्टम का कैपेसिटेंस बहुत बढ़िया होगा, इसीलिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। एंड वाइस वर्सा, अगर आप ज़्यादा वी अप्लाई करने पे भी क्यू इतना डेवलप नहीं कर पाते तो उसका सी कम होगा, दैट इज कैपेसिटेंस की वैल्यू कम रहेगी। अब कैपेसिटेंस जो है ओनली डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स। फर्स्ट, द मीडियम, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कंपलसरी इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए। सारे इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी। एंड सेकेंड, द फिजिकल डायमेंशंस। फिजिकल डायमेंशंस में क्या आता है? द साइज of the plate or the size of the conductor, and second is distance between the conductors. Okay, now moving ahead, आपको मोस्टली कॉम्पिटिटिव में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, सो विल जस्ट मेनली फोकस ऑन दैट ओनली। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, जैसे मैंने समझाया था कि इसमें दो प्लेट्स होती है, उन दो प्लेट्स को हम अगर एक्सटर्नल बायसिंग दैट इज बैटरी से कनेक्ट कर दे, कैपेसिटर को समझा जाता है डीसी सप्लाई के साथ। आप आगे के चैप्टर्स में एसी सप्लाई के साथ भी पढ़ सकते हो, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डीसी सप्लाई के साथ कैपेसिटर बहुत अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम है ये कैपेसिटर सिस्टम हो गया पैरेलल प्लेट्स की, जिसमें दो प्लेट्स होती है कंडक्टिंग, उसको एट अ डी डिस्टेंस रखा जाता है और इसका जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन वो हम ए ले लेते हैं। और यहाँ पे डी की वैल्यू बहुत कम होती है इन यूनिट इन वैल्यू फॉर्म मैग्नीट्यूड फॉर्म में एरिया से। ये असम्पशन लेते ही हम ये दो प्लेट्स को इनफाइनाइट थिन प्लेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप ये असम्पशन नहीं लेते तो वो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। बिकॉज ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये माइनस से है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अब द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हियर? सो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, इट इज सिंपली गिवन बाय A epsilon naught by D. Obviously, Q by V is also valid. This is a specific formula for parallel plate capacitor, where you know A is area, epsilon naught is the permittivity of vacuum, and D is distance between the plates. और यहाँ पे हमने वैक्यूम माना है कि यहाँ पे अभी क्या है, वैक्यूम है। हम किसी और मीडियम के लिए भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, अभी हमने वैक्यूम यहाँ पे लिया, तो C की वैल्यू हमें निकल के आ रही है, दैट इज A epsilon naught by D. This is the capacitance of the parallel plate capacitor. अब थोड़ा सा हम इसको फर्दर एनालाइज करें फॉर द चार्जेस स्टोर्ड as well as the electric field between the plates of the capacitor. So अगर दो प्लेट्स है मान लो ये कैपेसिटर की, तो हम तीन पॉइंट्स मार्क करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, बिकॉज चार्जेस की वैल्यू सेम है और एरिया की वैल्यू सेम है, तो चार्ज बाय एरिया जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो भी सेम रहेगी। तो इसकी प्लस सिग्मा रहती है और इसकी माइनस सिग्मा रहती है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो एट 2 जो 3 के इक्वली मिलेगी हमें उसके, तो वो ज़ीरो हो जाएगी डायरेक्टली। उसका रीज़न क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अपोजिट। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ की वजह से राइट साइड होगी और नेगेटिव की लेफ्ट साइड होगी, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट की फॉर्मूला रहती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो कैंसिल कर देगी एक दूसरे को। सिमिलरली थर्ड पॉइंट पे पॉजिटिव वाली राइट साइड होगी और लेफ्ट नेगेटिव वाली लेफ्ट साइड होगी,
अगेन इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स कैंसिल ईच अदर, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे अगर मैं एनालाइज करूँ तो कोई भी पॉइंट अगर आप पिक करो बीच में, ई प्लस भी राइट साइड होगा और ई माइनस भी राइट साइड होगा। सो इन बिटवीन द प्लेट्स ई इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को हम ऐड करेंगे, इसकी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो फाइनल आंसर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बिटवीन द प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एनर्जी स्टोर्ड की फॉर्मूला रहती है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ CV² और Q² बाय 2C। दिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। उसके अलावा भी एक आप सब्स्टिट्यूशन Q इक्वल टू CV करके निकाल सकते हो, बट ये दो मेनली फॉर्मूलाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एनर्जी डेंसिटी की अगर फॉर्मूला की बात करूँ, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी रहेगी इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट विल बी गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट E², where E is the electric field between the plates of the capacitor। ठीक है, मैं किसी भी चीज़ का डेरिवेशंस नहीं करवा रहा क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये वाला पार्ट था कंसेप्चुअल वेक्टर एनालिसिस, वो सम्स वगैरह में यूज़ होता है, इसीलिए मैंने उसको लॉजिकली सम्स के सम ऐसा सम करवाया, ऐसा डेरिवेशन करवाया, ये वाली फॉर्मूला डेराइव की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की। बाकी किसी फॉर्मूला का डेरिवेशन इतना या बिल्कुल काम भी नहीं है कि डेरिवेशन बेस सम्स नहीं आते इस डेरिवेशन बेस, तो इसीलिए हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, एंड द मैक्सिमम चार्जेस ऑन द कैपेसिटर इज गिवन बाय Q इक्वल्स टू CV। ये जो Q इक्वल टू CV की जो फॉर्मूला है वो हमने ऊपर भी देखी, ये जनरल फॉर्मूला है, कोई भी सिस्टम के लिए अप्लाई हो सकती है, और यहाँ से आपको क्या निकल कर आता है, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, सो अभी आपके स्क्रीन पे जितनी फॉर्मूलाज है वो सारी फॉर्मूलाज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वैलिड है, एक्सेप्ट फॉर Q इक्वल टू CV, वो सारे सिस्टम्स के लिए वैलिड है। तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम वैक्यूम हो, मतलब इंसुलेटिंग मीडियम वैक्यूम हो, कोई उसके अलावा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना हो, तो Q इक्वल्स टू CV से चार्जेस मिल जाते हैं हमें ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, C A एप्सिलॉन नॉट बाय D से हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाती है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर E सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से मिलता है, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हाफ CV² और Q² बाय 2 से मिल जाता है, एंड एनर्जी डेंसिटी अगर निकालनी हो बिटवीन द स्पेस ऑफ द कैपेसिटर वो मिलती है हमें हाफ एप्सिलॉन नॉट E² से। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम। अगर यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम को चेंज कर दिया, अभी तक हमने वैक्यूम से पढ़ा है, उसकी जगह पे कोई और मीडियम रख दिया गया जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है उससे ये बात करते हैं, और मैं डायग्राम बना दूं पहले। सो वही कैपेसिटर की प्लेट्स एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया गया, बट अब पहले जो हमने यहाँ वैक्यूम माना था उसकी जगह पे हम यहाँ पे एक मीडियम रखेंगे, एक कोई भी फिजिकल मीडियम को रख दिया जाएगा। ठीक है, और ये डी स्पेस में, पूरी स्पेस में फिल्ड है, डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड इन द एंटायरिटी ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, तो वैसे तो आपने, मैं बार बार इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि चैप्टर 1 में देखा होगा, बट जिनको नहीं पता, डाइलेक्ट्रिक इज बेसिकली an insulator which can be polarized। अब जैसे ही हम इसको प्लेस करते हैं इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, द permittivity value changes। okay, so the constant dielectric constant is K, the standard symbol, and it is given by epsilon naught, where epsilon is the permittivity of that particular medium। so यहाँ से हम epsilon naught को लिख सकते थे K into epsilon naught। ठीक है, जैसे ही ये वैल्यू हम C
विच इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी फॉर वैक्यूम। अगर उस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम एप्सिलॉन प्लेस करेंगे तो यहाँ से हमें निकल के आएगा कि एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और ये जो इतना जो पार्ट है दैट इज योर सी ऑफ वैक्यूम। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पूरी कैपेसिटर की प्लेट्स को वैक्यूम के अलावा किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल कर देते हो तो कैपेसिटेंस जो है नेट कैपेसिटेंस सिस्टम का वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, गिवन दैट रेस्ट चीज़ें सेम रखी है। रेस्ट चीज़ें का मतलब होता है एरिया ऑफ द प्लेट्स वही रखा गया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स वही रखा गया, तो नेट कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स हो जाएगा वैक्यूम के। ठीक है, अब इस कैपेसिटेंस की वैल्यू के टाइम्स बढ़ जाती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस ऑन द कैपेसिटर पे क्या चेंज आता है वो देखते हैं। अब ये तीन चीज़ें हम देखेंगे यूजिंग टू सेपरेट कंडीशन, वेदर द सप्लाई इज कनेक्टेड और वेदर द सप्लाई इज डिसकनेक्टेड। तो अगर सप्लाई कनेक्टेड है, पहले वो वाला केस देख लेते हैं। अगर सप्लाई कनेक्टेड है और फिर किसी भी प्लेट के अंदर किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अगर अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है, चलो बना ही देते इसको, पहले नहीं था अब इंट्रोड्यूस किया गया, हमने सप्लाई कनेक्टेड रखी है, तो जो न्यू कैपेसिटेंस होता है वो तो के टाइम्स बढ़ ही जाएगा। ठीक है, बट जो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो उतना ही रहेगा। द रीजन बीइंग बिकॉज द सप्लाई इज मेंटेन्ड। सप्लाई मेंटेन होने की वजह से क्या होता है, इन दोनों प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गवर्न हो रहा है एक्सटर्नली बैटरी के थ्रू, और बैटरी की सप्लाई तो उतनी है एंड देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वही का वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स भी वही रहेगी। ठीक है, तो where E1 is electric field between the plates of the capacitor prior to the introduction of dielectric and E2 is after the introduction of dielectric, और चार्जेस की वैल्यू जो Q2 है वो बढ़ जाएगी के टाइम्स। तो ये जो एक्स्ट्रा के चार्जेस है, बिकॉज के की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है, के इक्वल टू 1 तो वैक्यूम के लिए होता है, तो के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी ये वाली कंडीशंस में। तो 1 से ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली Q2 की वैल्यू अब Q1 से ज़्यादा आएगी। तो ये क्या दिखाता है कि आपने कैपेसिटेंस को के टाइम्स किया, उसकी इफेक्ट हो रही है चार्जेस पे, हमें चार्जेस जो है वो के टाइम्स मिल रहे हैं, न्यू चार्जेस। ठीक है, आफ्टर द सेटलमेंट एट स्टेडी स्टेट। तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस आ कहाँ से रहे, ऑब्वियसली द सप्लाई इज कनेक्टेड, ये सप्लाई आपको वो एक्स्ट्रा के चार्जेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई है अवेलेबल, जिससे चार्जेस और एक्स्ट्रा डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे, उस वजह से ये V1 और V2 दैट इज इनिशियल एंड फाइनल, प्रायर एंड आफ्टर वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही का वही रहता है, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वही के वही रहती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका चार्जेस बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होगी फाइनली वो भी के टाइम्स हो जाएगी इनिशियल एनर्जी से। ठीक है, चलिए अब सेकेंड केस कि अगर सप्लाई डिस्कनेक्टेड है तो क्या होगा। अब आई थिंक सो इसका वाइस वर्सा आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर आपने सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी है, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर ना, अगर सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी है, एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर लिया आपने, तो क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे प्लस जितना चार्जेस डेवलप है वो फिक्स हो जाएगा, बिकॉज एक्स्ट्रा का चार्ज देने के लिए कोई बैटरी अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, जो सप्लाई है वही निकाल दी, तो नो डाउट कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज वो तो फिजिकल मीडियम पे, फिजिकल चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है।
बट टू कंपनसेट फॉर द कैपेसिटी, एक्स्ट्रा कैपेसिटी है उसको फिल करने के लिए, उसको भरने के लिए, बिकॉज मैंने समझाया था स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेस। उसके पास नो डाउट कैपेसिटी है अभी अवेलेबल, जगह है, बट कोई सप्लाई करने वाला ही नहीं बचा, बैटरी निकाल दी। तो उस वजह से क्या होता है, जो चार्जेस है फाइनल चार्जेस वो इनिशियल के इक्वल ही रहते हैं। एंड टू कंपनसेट फॉर दिस the potential difference becomes k time 1 by k time, sorry, and therefore the electric field becomes 1 by k times. Okay, हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, दोनों में मैंने E लिखा है, दिस इज एनर्जी, मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूँ, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सोचिए कि एनर्जी पे क्या चेंज आएगा, जो फाइनल एनर्जी होगी उस पे यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे। The final energy becomes 1 by k times of initial energy, ठीक है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट बहुत बार इनफैक्ट सीबीएसई के एग्जाम्स में भी इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैंने प्रीलिम्स वगैरह, स्कूल के प्रीलिम्स वगैरह में भी जो अभी हुई थी रिसेंटली, उनके बहुत स्कूल्स में भी एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। बहुत बार अगर डिफिकल्ट पेपर बनाना हो तो केस स्टडी में भी इसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इजीली, ठीक है। चलिए गो थ्रू कर लेते क्या क्या हमने फिनिश किया अभी तक। कैपेसिटर इंट्रोडक्शन हो गया, डेवलपिंग चार्जेस, कैपेसिटेंस का बेसिक जनरल स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, देन वी फिनिश्ड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके, उसकी पूरी थियरी देख ली। फिर अगर डाइलेक्ट्रिक ऐड किया जाए तो कैपेसिटेंस के टाइम हो जाएगा। फिर अगर सप्लाई कनेक्टेड में किया जाए तो क्या होगा, सप्लाई डिस्कनेक्ट करके किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है बट कंप्लीटली स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, ठीक है। सपोज ये हमारा कैपेसिटर है तो सिर्फ इतने पोर्शन में ही डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया गया, टोटल पोर्शन डी है, दिस इज थिकनेस टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ओके, बैटरी वगैरह कनेक्टेड ही है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, सो द कैपेसिटेंस सी इज गिवन बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, या ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद ही रख लेनी है। अब यहाँ पे टी की वैल्यू आप डी पुट करो, दैट इज अगर डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल्ड होता, अगर कैपेसिटर की प्लेट के बीच में है तो टी इक्वल टू डी होता उस केस में। तो जब यहाँ टी इक्वल टू आप डी सब्सटीट्यूट करोगे तो डी माइनस डी जीरो हो जाएगा और यहाँ पे डी बाई के आ जाएगा, तो के ऊपर चला जाएगा, सो फाइनली यू गेट ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी which is same as the formula which we derived or you can say which we learned here, okay. So this is the standard general formula of for any kind of dielectric placed in between the plates of the capacitor. Now इसी केस में अब अगर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक है किसी भी स्पेस के अंदर या किसी भी रीजन के अंदर, ओके, लेट्स से मैं दो डाइलेक्ट्रिक रखता हूँ with K1 dielectric, the value of dielectric constant as K1, and the second dielectric with the value as K2. Okay, I'm not completing the circuit, या वो समझ जाना कि complete होगी circuit. So इस केस में the capacitance is given by A epsilon naught upon D minus, अच्छा हाँ, this thickness is T1, this thickness is T2. So D minus T1 minus T2 minus plus T1 by K1 प्लस T2 बाय K2, ओके। ये फॉर्मूला से आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ तो इन जनरल
कितना भी डाइलेक्ट्रिक अगर रखा जाए, द जनरल फॉर्मूला टू फॉलो इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस, यू कैन, ये देखो यहाँ से आप माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो, तो ब्रैकेट में टी वन प्लस टी टू बचेगा। सो अगर एन डाइलेक्ट्रिक्स रखे गए तो माइनस कॉमन निकाल दे, तो ब्रैकेट में आएगा टी वन प्लस टी टू अप टिल टी एन, प्लस में आएगा टी वन बाय के वन प्लस टी टू बाय के टू अप टिल टी एन बाय के, ठीक है, सॉरी। तो ये फॉर्मूला आपकी यूज होती है अगर एन डाइलेक्ट्रिक्स रखे गए हैं प्लेट्स के बीच में तो। ओके नाउ, अब इसमें एक और केसेस आते हैं जिसमें एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, उसको सॉल्व करने का ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा आफ्टर द सीरीज पैरेलल फॉर्मेशन, वो जो फॉर्मूलाज पढ़ने के बाद तो ज़्यादा इजी रहता है। वैसे आई थिंक सो नेक्स्ट टॉपिक सीरीज पैरेलल ही है, बट जैसे बता दूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं जिसमें ऊपर हाफ में लेट से कोई अलग डाइलेक्ट्रिक है, फिर यहाँ पे कुछ अलग कोई अलग डाइलेक्ट्रिक है K2, और यहाँ पे कुछ अलग डाइलेक्ट्रिक है। तो उसमें काइंड ऑफ ऊपर वाली फॉर्मूलाज का मैनिपुलेशन ही लगता है, बट इसको हम और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैं सीरीज पैरेलल के बाद करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। No. Series and parallel connection of capacitors. So पहला connection is series connection. How it is identified? So it will be an end-to-end connection. एक लेमैन को अगर बोलना हो तो हम ऐसा बोल सकते हैं, और इससे बहुत बार हम कैपेसिटर्स को जज भी कर सकते हैं। एंड टू एंड कनेक्शन, proper technical terms is the potential difference across the capacitors will not be same. Across the plates will be different, or you can say the charges flowing through the capacitor, that is, वैसे तो करंट फ्लो नहीं होता बिकॉज इट्स एन ओपन सर्किट, बट हम सीरीज पैरेलल समझने के लिए करंट से समझ सकते हैं, रिमेन्स सेम, ठीक है। तो अगर इसका हम एक सिंबॉलिक डायग्राम फॉर्म करें, C1 वैल्यू, C2 वैल्यू, ठीक है। द नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज लेट्स से V across both the capacitors. So the individual potential difference, that is from here to here, will be V1, from here to here it will be V2. So the net potential difference in series connection is always the simple algebraic addition of both the potential differences, and the main formula, the equivalent capacitance, that is अगर मैं दोनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके कोई एक कैपेसिटर लगाऊं तब भी बैटरी से हम उतना ही चार्जेस निकाल पाए, वो होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है, कोई भी तरह के सिस्टम हो, आप रेजिस्टर्स में पढ़ोगे, कैपेसिटर्स में पढ़ो, इंडक्टर्स में पढ़ो, ठीक है, फिर हीट कंडक्शन 11 में पढ़ा होगा, कहीं पे भी आपको, फिर फोकल लेंथ में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पढ़ोगे आगे, कहीं पे भी इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अगर उस सिस्टम में से आप वो मल्टीपल चीज़ें निकाल के कोई एक ही कंपोनेंट उसको रिप्लेस करे, तो फॉर द सेम इनपुट द आउटपुट शुड रिमेन सेम, मतलब पहले जो कॉम्बिनेशन जो आउटपुट देता था वही आउटपुट हमारा यहाँ पे भी होना चाहिए, उसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं। सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कनेक्शन इज गिवन बाय 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, एंड चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर्स विल बी सेम। तो अगर चार्जेस निकालना हो, दैट इज Q1 इक्वल टू Q2 can be written as C1 into V, which will be equal to C2 into V, C1 even C2 V2, which will be equal to C equivalent into V. तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूला निकालो, अगर the charges value will be same because it's a series connection. Okay. Now
अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, V1 विल बी इक्वल टू, बिकॉज देखो ये फॉर्मूला जो मैं डिराइव कर रहा हूँ या लिखवा रहा हूँ वो फॉर्मूला आती है फ्रॉम द फैक्ट दैट, जस्ट अ सेकेंड, Q इक्वल्स टू सी वी एक फॉर्मूला है जो हमने ऊपर देखी। अगर आप Q की वैल्यू सेम रखते हो तो C एंड V आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, एंड जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। सो यूजिंग दिस लॉजिक यू कैन राइट V1 एज सी। कभी भी उल्टा इनवर्स रिलेशन हो ना तो हमेशा यही फॉर्म की फॉर्मूला याद रखें, दैट इज V1 इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड सिमिलरली अगर आपको V2 निकालना हो तो V2 विल बी इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V, दैट इज टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस विल गेट डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है, C1 की वैल्यू 5 वोल्ट है, सॉरी C1 की वैल्यू 5 फेराड है और C2 की वैल्यू 10 फेराड है लेट से, तो बिकॉज यहाँ पे 1:2 का रेशियो है तो हम 15 को भी 1:2 के रेशियो में डिवाइड करें तो पहला पार्ट 5 वोल्ट आना चाहिए और दूसरा पार्ट 10 वोल्ट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 1:2 का रेशियो है। अब इसके पास 1:2 में दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, इसका मतलब होता है कि इसके आधा होना चाहिए, इनवर्स रिलेशन होनी चाहिए। तो इसके पास फर्स्ट एक पार्ट है, इसके पास दो पार्ट है, तो एक पार्ट वाले को दो पार्ट वाला भी जाएगा, तो V1 की वैल्यू सीधी आप 10 वोल्ट लिख सकते हो और यहाँ पे V2 की वैल्यू सीधी आप 5 वोल्ट लिख सकते हो। तो डायरेक्टली आप ये लॉजिक से, ये MCQ में बहुत काम का लॉजिक है, इससे आप डायरेक्टली V की वैल्यूज लिख पाओगे। नाउ अगर मल्टीपल कैपेसिटर्स है सीरीज में मोर देन 2, ठीक है, n कैपेसिटर्स है तो फॉर्मूला रिमेन सेम and the concept also remains same, that charges will remain, the potential difference will be added of individuals and the charges will remain same for, oh sorry, same to equal to up till the nth charges। okay, अब अगर यहाँ पे n इक्वल कैपेसिटर्स है तो सीधा आपको C इक्विवेलेंट लिख दोगे, C by n, where C is the कैपेसिटर ऑफ या कैपेसिटेंस ऑफ कोई भी एक कैपेसिटर, उस कोई भी एक कैपेसिटर की वैल्यू आप n से डिवाइड कर दो, अगर n सीरीज कनेक्शन है तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। एंड जो V होगा कोई भी ith कैपेसिटर के लिए इट विल बी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। डायरेक्टली आपको इससे आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली Q इक्वल टू CV तो फॉलो होगी टू फाइंड टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सो एंड्स ऑफ द कैपेसिटर आर कॉमन, are connected to a common potential, are connected to a point या 2 points of same potential। देखो मैं सेम पॉइंट नहीं लिख रहा, सेम पोटेंशियल पॉइंट लिख रहा हूँ, उसका मैं लॉजिक एंड में बताता हूँ कि क्यों ऐसा आता है। तो इससे क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम, द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। और अब अगर इसका डायग्राम बनाया जाए एक, चलो एक काम करो अलग पेन से बनाते हैं। क्या हो रहा है?
सॉरी, थोड़ा माल फंक्शन कर रहा था सॉफ्टवेयर। एनीवेज, अगर हम कनेक्शंस बनाते हैं पैरेलल के, तो देखो, बिकॉज एवरी वायर इज एट द सेम पोटेंशियल, अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए होगा, और इस पॉइंट का अगर ये ए पोटेंशियल पे है तो ये भी ए पोटेंशियल, सॉरी दोनों ए पोटेंशियल पे नहीं हो सकते, माय मिस्टेक। अगर ये बी पोटेंशियल पे है तो ये भी बी पोटेंशियल पे होगा, तो इसका मतलब ये भी ए पोटेंशियल पे है, ये पॉइंट भी बी पोटेंशियल पे है। दिस इज ऑल्सो एट ए, दिस इज ऑल्सो एट बी। सो द पॉइंट इज, सी बोथ द कैपेसिटर्स C1 and C2 are connected across the same potential difference, that is VAB. So C1 and C2 are connected across same potential difference AB. Okay. Now, so इस केस में the charges coming from the left side, I'm assuming that VA is greater than VB, so the charges are coming from the left side. Because यहाँ पे दो रास्ते उसके पास जाने के लिए, तो it will be divided into two parts. So the total charge will be equal to Q1 plus Q2. चार्जेस कैसे डिवाइड होते हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, मतलब किस प्रोपोर्शन में होते हैं ना। एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of this circuit is given by simply adding up the capacitors. Okay, as you know that the potential difference will be same, so V तो दोनों का सेम ही रहेगा। और अगर इंडिविजुअल चार्जेस मुझे निकालने हो Q1 तो इट इज गिवन बाय C1 into V, एंड सिमिलरली अगर मुझे Q2 निकालना हो तो इट इज गिवन बाय C2 into V। नाउ जैसे मैंने बोला चार्ज, जैसे कि यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो अलग था उसको डिवाइड करने का एक तरीका देखा था कि पोटेंशियल जो है, ये रहा पोटेंशियल जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, इसीलिए ये फॉर्मूला से डिवाइड होगा। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी ही फॉर्मूला प्रोपोर्शन वाली हम समझ सकते हैं चार्जेस के लिए भी। आइए, सो देखो Q इक्वल्स टू सी वी, हमारा V तो सेम है, इसका मतलब क्या होता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से Q1 अगर निकालना हो तो इट इज C1 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू टोटल चार्ज, एंड सिमिलरली अगर Q2 निकालना हो तो इट इज C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू टोटल चार्ज। ओके, नाउ एग्जाम्पल, अगर दो पैरेलल कनेक्शन है आपके पास और आपको यहाँ का चार्जेस पता है, लेट्स से 10 माइक्रोकूलम है, ये 2 पिको फेराड है और ये लेट्स से 6 पिको फेराड है, तो इंडिविजुअल चार्जेस क्या होंगे? सो यू कैन जस्ट सिंपली यूज दिस लॉजिक कि Q1 निकालना हो जो कि ऊपर वाले का ले लेते हैं, और Q2 तो आप सिंपल कंजर्वेशन लॉ से भी निकाल सकते हो, Q माइनस Q1 करके। तो Q1 अगर देखो ये 3 टाइम्स है, तो 1:3 का रेशियो है, तो इसका मतलब इसके मैं 4 पार्ट करूँ, इन दोनों को ऐड करके इतने डिवाइड बाय टोटल को उतने से डिवाइड कर देने का, तो 10 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके 4 पार्ट होंगे, दैट इज अगर मुझे इसके 4 पार्ट करने हो तो 2.5 होगा इंडिविजुअल पार्ट की वैल्यू। एक पार्ट 2.5 माइक्रोकूलम होगा, दूसरा पार्ट होगा 7.5 माइक्रोकूलम। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? Q2 की वैल्यू 7.5 माइक्रोकूलम और इस Q1 की वैल्यू होगी 2.5 माइक्रोकूलम। ठीक है, डायरेक्टली आप ये लॉजिक से आंसर दे सकते हो ना। तो फिर ऐसा कुछ हमने तो बिना प्रोपोर्शन के लिख लिया, ये प्रोपोर्शन से आप कर सकते हो, बहुत ईजी रहता है बेटा प्रोपोर्शन से काम करना, स्पेशली बोर्ड लेवल एमसीक्यूज में तो बहुत हेल्प हो जाएगी इससे आपकी। नाउ अगर n कैपेसिटर्स पैरेलल में है so simple, you need to numerically add each and every
कैपेसिटेंस वैल्यू टू गेट इक्विवेलेंट। और अगर हाँ Q1 है तो चार्जेस सबका अलग अलग होगा, और चार्जेस यहाँ पे भी प्रपोर्शन में ही डिवाइड होंगे। चार्जेस हमेशा प्रपोर्शन में ही डिवाइड होते हैं, इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। हमने जो कंसेप्ट 2 के लिए देखा वो मल्टीपल के लिए भी वैलिड है। अब अगर n इक्वल कैपेसिटर्स है तो n इक्वल कैपेसिटर्स में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी C1 प्लस C2, ओह सॉरी इक्वल है ना, तो सीधा n इंटू सी आ जाएगा आंसर। ओके, एंड चार्जेस ऑन इंडिविजुअल एनी ith कैपेसिटर विल बी टोटल चार्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट वाला भी टॉपिक खत्म हुआ। अब जो मैंने आपको एक बार ऊपर जो बताया था कि अगर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स वाली कोई क्वेश्चन आता है, ये वाला, ये जो एग्जांपल था, वैसे एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग सीरीज पैरेलल, लेट्स सी। तो यहाँ पे अगर वही एग्जांपल ले लेते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पहले थोड़ा सिंपल रखते हैं चलो चीज़ों को, सिंपल में तो एक्चुअली वही फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगी d-t1 वाली, तो उसको पहले से ये वाला केस ही पढ़ते हैं जो मैंने ऊपर एग्जांपल में लिखा था। अगर 3 डाइलेक्ट्रिक है, ऊपर K1, ठीक है, ये एरिया हाफ ही डिवाइड हो रहा है, तो नीचे वाला भी a/2 होगा, टोटल एरिया a ले लेते हैं हम, तो ये a/2 में डिवाइड हुआ, टोटल डिस्टेंस d है और ये आधा आधा डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो हमें, या तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इमेजिन करो, देखो यहाँ से जो चार्ज आएगा, ठीक है, Q, उसके पास 2 रास्ते अभी जाने के लिए। Q ऊपर वाले हाफ के लिए लेट्स से Q1 जा रहा है मान लो अभी, और नीचे हाफ के लिए Q2 जा रहा है, तो यहाँ से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऊपर की जो सिस्टम है वो एक अलग कैपेसिटर मान सकते हो उसको, और नीचे की दोनों सिस्टम देखो, अब जो चार्ज यहाँ से नीचे होकर इधर फर्स्ट वाले में जाएगा बॉटम लेफ्ट में, वही उसके पास एक ही रास्ता है, तो बॉटम राइट में भी वही चार्जेस जाएंगे। इसका मतलब नीचे वाली को आप 2 अलग अलग कैपेसिटर मान सकते हो सीरीज में, बिकॉज चार्जेस सेम है। ठीक है, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी ऊपर वाले की? तो हमें पता है K∈0/d इज द आंसर, तो K1 एरिया यहाँ पे a/2 है और डिस्टेंस d है, तो फाइनली क्या मिला हमें? ε0 रहेगा लिखना। तो ये क्या होगा? K1 ε0 a/2d। ओके, इस वाले की क्या होगी यहाँ पे? अच्छा, K2 है और इसका K3 ले लो, तो K2 एरिया हाफ है बट डिस्टेंस भी हाफ है, तो कट, तो K2 ε0 a/d आ गया, और इस चीज़ के लिए होगा K3 a/2 ε0 इंटू d/2, 2 कट, तो ये भी K∈0 a/d आ गया। अब मान लो ε0 a/2 को मैं c ले लेता हूँ, तो ये पूरा आंसर क्या हो गया? K1 c/2, और ये पूरा आंसर a∈0/c2 की जगह लिखेंगे तो ये आंसर हो गया K2c, और ये आंसर हो गया इसका K3c। अब दोनों सीरीज में, तो इक्विवेलेंट ऑफ बॉटम क्या आएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 वाली फॉर्मूला से K2 K3 c² अपॉन K2 प्लस K3 इंटू C, ये कट, सो C इक्विवेलेंट इज K2 K3 C अपॉन K2 प्लस K3, तो C बॉटम का इक्विवेलेंट यह है यूजिंग द सीरीज कनेक्शन लॉजिक। अब दैट सीरीज कनेक्शन ये सीरीज में है और ये इसके साथ पैरेलल कनेक्शन में है। ठीक है,
ऊपर वाले के साथ, तो नेट इक्विवेलेंट पैरेलल में तो ऐड होता है, विच इज सी बॉटम प्लस सी टॉप। तो सी बॉटम हमारा कितना था, तो K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 C प्लस K1 C बाई 2। इसको सॉल्व करते ही आपको नेट कैपेसिटर मिल जाता है उतनी सिस्टम का। ये थोड़ा सा दिक्कत है देगा या देता है जनरली स्टूडेंट्स को, अगर K1 K2 K3 की वैल्यू अलग हुई या कोई प्रपोर्शन में नहीं हुई। अगर जनरली प्रपोर्शन में देते हैं तो उस वजह से वो K कॉमन भी निकल सकता है और कैंसिल हो जाता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। बट अगर लेट से अलग अलग दी हुई है, ऐसा जेई में एक बार क्वेश्चन आ चुका है जहाँ पे अलग अलग दी हुई थी, तो वो डायरेक्टली आप ये लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे नियरली बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बट आपको लिटरली देखना इतना सिंपल होता है इस ऐसे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए नाउ थोड़े स्पेशल टॉपिक है जहाँ पे लेट से पहला एक कैपेसिटर है C1, उसको पहले चार्ज किया जाता है Q1 चार्जर, ठीक है उसका, एंड सेपरेटली दूसरा कैपेसिटर है उसको चार्ज किया जाता है C2 और Q2 से। ठीक है, सो और अब अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, लेट से यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, अगर इन दोनों को कनेक्ट किया गया C1 और C2 को, तो ऑब्वियसली दे विल हैव द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जिसको हम कहते हैं टिल द पोटेंशियल डिफरेंस हैव अ कॉमन वैल्यू, बिकॉज अभी उन दोनों का उनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। लेट्स से ये V1 और ये V2, द रिलेशन वुड बी Q1 इक्वल टू C1 V1 और यहाँ पे रिलेशन होगी Q2 इक्वल टू C2 V। तो बिकॉज ये तो पैरेलल कनेक्शन है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कॉमन आना ही चाहिए V। ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आना ही चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर V? कॉमन पोटेंशियल फॉर्मूला will be V equals to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. But if the same connection is done with opposite polarity, this is the first case. In case 2, if it is done with opposite polarities, the positive plate of the first is connected with the negative plate of the second. In that case, the common potential V is given by C1 V1 minus C2 V2 on C1 plus C2. ठीक है, and the energy lost in this process W, let's say delta U not W, half C1 C2 upon C1 plus C2 into bracket V1 minus V2 the whole square. Okay. So that's it. This is the complete parallel theory of parallel plate capacitors and in general introduction to capacitors, जो हमने starting में introduction to capacitors देखा, फिर आगे it's a complete theory of parallel plate capacitors. I hope ये वीडियो आपको कैपेसिटर के टॉपिक को रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल रहा होगा, एंड आफ्टर लर्निंग दिस कंसेप्ट यू कैन इजीली अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स एंड प्रैक्टिस थ्रू देम. ओके, थैंक यू.